तरीके से कुछ करंट जाता। Okay, so like a thin flexible wire of length L is connected to two adjacent fixed point carrying a current I. Perfect. Direction आपको दी हुई है. The system is put in a uniform magnetic field of strength B. Uniform है, constant है. Uniform means constant magnetic field में इसको रख दिया गया. Okay, जैसे इसको रख दिया गया, it takes a shape of a circle. He's saying the tension in the wire. Oh, amazing. Question is good. टेंशन आपको पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चन आपने कहाँ देखे हैं? कोई बता सकता है? ऐसे क्वेश्चन आपने और किस जगह देखे हैं? Have you seen such questions earlier in some different topic? I'm not talking about magnetism here. Have you seen such question in different topic, some other topic? Any one of you? Can you please tell me? So circular motion मतलब स्ट्रिंग जब स्लैक होता है सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन में तुमने देखा है कि कोई चीज, ओके परफेक्ट. सर्कुलर मोशन में यस, घूमने वाली स्प्रिंग है तो उसमें टेंशन है, तो करेक्ट वहां पे देखा. और कहीं देखा है बेटा ऐसा क्वेश्चन? और एक चैप्टर में एक क्वेश्चन तू देख सकता है. रोटेशनल डायनामिक्स. रोटेशनल डायनामिक्स में वो एक्चुअली सर्कुलर का ही इसेंस है. वो तो एक्चुअली ये क्वेश्चन तो और एक जगह देखता है जहाँ पे स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलांगेशन ये सब चीजें पढ़ता है. तो इलास्टिसिटी है ना, तो उसमें क्या पढ़ता है तू? क्वेश्चन ये होता है कि रिंग घूम रही है तो मैक्सिमम इतने टेंशन पे वो ब्रेक कर जाएगा वायर. तो व्हाट इज द मैक्सिमम ओमेगा विद व्हिच द रिंग शुड रोटेट, समथिंग लाइक दैट. सुना है कभी क्वेश्चन ऐसा? मे बी, मतलब नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है. तो ये क्वेश्चन मैं 3 टॉपिक के साथ रिलेट कर सकता हूँ. अब इंपॉर्टेंट है कि ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं प्रोसीड कैसे करूंगा. चलो तुमने सर्कुलर बताया, कैसे प्रोसीड करते हैं, क्या करोगे तुम लोग? सबसे पहले क्या करोगे बताओ बेटा? बहुत ही छोटा सा एक एलिमेंट लोगे. दिखने में बड़ा दिख रहा है लेकिन रियलिटी में बस इतना सा छोटा सा पोर्शन मैं ले रहा हूँ, उसको जूम करके बना रहा हूँ क्योंकि चीजें सिंपल दिखे. ओके, सो अब इस वायर को 2 इक्वल टुकड़ों में तोड़ देते हैं. लेट्स से दिस इज थीटा, लेट्स से दिस इज थीटा. इक्वल टुकड़ों में नहीं तोड़ते तो भी चलता, डायरेक्ट थीटा लेते तो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं. थीटा थीटा 2 लेने का लॉजिक समझेगा आपको. देख, सबसे पहली बात तो अगर ये थीटा होगा तो ये एंगल थीटा होगा, और ये एंगल थीटा होगा तो ये जो हॉरिजॉन्टल का है ये भी थीटा हो जाएगा. आपको पता है कि टेंशन तो अलोंग द स्ट्रिंग लगता है हमेशा, तो मैंने कट किया तो स्ट्रिंग के अलोंग टेंशन मैंने लगा दिया है. इसका मीनिंग ये भी थीटा, और इस डायरेक्शन में टी का कॉस थीटा आएगा, यहाँ पे भी टी का कॉस थीटा, जो कि कैंसिल हो जाएंगे. बचता है टी का साइन थीटा, और यहाँ पे भी टी का साइन थीटा. टेल मी, इस टी के साइन थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है? कैन यू टेल मी हु इज बैलेंसिंग दिस टी साइन थीटा? कोई बता सकता है कौन कौन सा फोर्स होगा जो इसको बैलेंस करेगा? बताओ जरा. कौन सा फोर्स बेटा? So magnetic force. Exactly, magnetic force. And can you tell me the value of magnetic force? F मैग्नेटिक की वैल्यू करंट कैरिंग लूप पे कितनी होती है? I इंटू एल क्रॉस बी. ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. कितना है? I इंटू एल क्रॉस बी, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. ठीक है, बराबर है. तो बताओ कितना होगा यहाँ पे बेटा? बोलो. करंट मल्टीप्लाइड बाय फोर्स की वैल्यू क्या होगी? करंट मल्टीप्लाइड लेंथ. लेंथ कितनी है? R इंटू थीटा. थीटा कितना है? 2 थीटा इंटू मैग्नेटिक फील्ड है B. अब इन दोनों फोर्सेस को बस बैलेंस करना है. नीचे वाले फोर्सेस है 2t sin थीटा इज बैलेंस बाय ऊपर वाला फोर्स दैट इज IR इंटू 2 थीटा इंटू B. साइन थीटा बहुत ही छोटा हमने लिया है ऑब्वियसली, तो ये थीटा बन जाएगा, और ये 2 थीटा इंटू B बन जाएगा. थीटा से थीटा क्लियरली कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 क्लियरली कैंसिल हो रहा है. क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि व्हाट इज द टेंशन इन द वायर. सो अकॉर्डिंग टू मी द टेंशन इन द वायर शुड बी IRB. लेकिन कहीं पे भी R का कोई मेंशन नहीं किया है,
तो मैं 2 पाई आर को चेंज करके एल के साथ आर को लिखता हूँ एल डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो एल डिवाइडेड बाई 2 पाई लिखते ही कोई ऐसा ऑप्शन है बेटा? Yes, sir. Perfect. You understood it? Yes. Perfect. So, are you speaking anything? Nope, I'm not speaking anything. I'm just waiting for you guys to just solve it and sorry, write it and then I'll proceed. Are you done writing, bro? Just a minute. Okay, perfect. So let's go ahead and let's read the second question, which is 2011 question. Okay. सो होप पहले क्वेश्चन में हमने जो कंसेप्ट हमने समझा कि ऐसा क्वेश्चन मैग्नेटिज्म के अलावा सर्कुलर मोशन और इलास्टिसिटी में भी रिपीट हो सकता है। इलास्टिसिटी में आपको ओमेगा मैक्सिमम सच दैट इट विल नॉट ब्रेक और ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इनफैक्ट ऐसा क्वेश्चन मुझे लगता है, जितना मुझे याद आ रही है चीजें, इरोडो में होगा एक क्वेश्चन वैसा। चलो अब ये सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है जरा देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रॉन के बारे में ये कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पैरेलल पाथ्स। ओके, एक तो इलेक्ट्रॉन है और एक तो पॉजिटिव चार्ज है जो सीधे चल रहे होते हैं एकदम, यू नो, और दोनों की वेलोसिटी उसने दी है भाई सेम। दे एंटर अ सेमी इनफाइनाइट रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सेमी इनफाइनाइट रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ठीक है, इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे? सेमी इनफाइनाइट, मुझे लगता है सेमी इनफाइनाइट का मतलब कि स्टार्ट यहां से हुआ और एंड कहीं नहीं हो रहा है, तो स्टार्ट यहां से कर रहे हैं और अनंत तक है, ऐसा कुछ। ओके, so कोई भी चार्ज पार्टिकल, let's talk about general charge particle, when entered into the magnetic field perpendicular to the magnetic field, then what will happen? What will happen, guys, when a charge will particle start entered into the circular magnetic? motion. Exactly, because Q V cross B हमारा फोर्स का फॉर्मूला होता है, एंड अगर हमारा V परपेंडिकुलर टू B है तो सर्कुलर मोशन होना चाहिए बिल्कुल। ये क्यों? बिकॉज वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू फोर्स होना, दिस इंप्लाइज वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू फोर्स, और वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू फोर्स हो तो सर्कुलर मोशन परफेक्ट सर्कुलर मोशन होता है। इसमें अपन QVB फोर्स को mv स्क्वायर बाय r के साथ इक्वेट करते हैं। यहाँ पे ये दिख रहा है कि कोशिश तो जरूर करेगा सर्कल करने की, कर नहीं पाएगा, जैसे यहाँ आता है यहाँ से एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, तो कहानी ये है। अब इस कहानी में अगर मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस की बात यहाँ से डिराइव हो जाएगी, रेडियस mv अपॉन QB। टाइम पीरियड भी इनफैक्ट मैं डिराइव कर सकता हूँ 2 पाई r टोटल सर्कल। नो नो, यहाँ पे टाइम पीरियड आधा है उसके, यहाँ पे तो क्योंकि आधा ही घूम रहा है ना, तो पाई r डिवाइडेड बाई v होगा। r की वैल्यू ऊपर से डाल दो तो पाई mv डिवाइडेड बाई qb डिवाइडेड बाई v से v कैंसिल, पाई m बाई qb मेरा टाइम पीरियड हो गया। अब और क्या चीज में निकाल सकता हूँ? और तो कुछ नहीं है। ऑप्शंस रीड करते हैं। ऑप्शन पहला कहता है दे विल नेवर कम आउट ऑफ द मैग्नेटिक। इज दैट ट्रू? No, sir. Sir, इज जो दैट ट्रू? आधा हो रहा है तो बाहर आएंगे ना। हाँ, तो पहला तो रॉन्ग हो गया।
अब दूसरा, दे विल कम आउट ट्रैवलिंग अलोंग द पैरेलल पाथ्स. Yep, they will travel along a parallel path, right? Yes. Because चार्ज का मैग्नीट्यूड वगैरह कुछ भी रहे, निकलना तो परपेंडिकुलर है, करेक्ट? और निकलना परपेंडिकुलर है तो पैरेलल तो है. बात सही है? समझ में आया सबको? Yes, sir. ओके, परफेक्ट. अब आगे बढ़ते हैं. सेकंड तो मुझे ठीक लग रहा है. दे विल कम आउट एट द सेम टाइम. इसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा. देखो, टाइम प्रोपोर्शनल टू मास डिवाइडेड बाय चार्ज. चार्ज तो खैर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कोई दिक्कत ही नहीं है. जिसका मास बड़ा उसके लिए टाइम पीरियड बड़ा है. मास बड़ा होता है प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का टाइम पीरियड बड़ा है, और इलेक्ट्रॉन का छोटा, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर निकलेगा. तो कम आउट ऑफ द सेम टाइम इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. डी, they'll come out at different times. That's true. क्वेश्चन इजी था ना, कुछ ज्यादा ही. Yes, sir. सही है कि आपने ऑप्शन चेक कर लो. Yes, sir. करेक्ट. चलो बढ़िया. जो भी कंसेप्ट लिखना है लिख लो, फिर अपन थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. थर्ड क्वेश्चन तो मैं क्लास नोट्स में करवाता हूँ, ऐसा ही क्वेश्चन है. हेलो सर. हम्म, सर यहाँ पर पूछो. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगे हो उन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, तो उससे तो थोड़ा पार्ट तो डिविएट होगा ना. इंडिविजुअल फेंकेगा है ना. एक साथ पैरेलली बोलना है ना, इसलिए बोल रहा हूँ. है बट देखो, पैरेलली बोला है, इसका मीनिंग बिल्कुल ये नहीं है कि उनके बीच में फोर्स लग रहा है. देखो क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में जब भी उनके बीच के फोर्स के बारे में हमें सोचना होगा, उस टाइम पे वो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस तुम्हें देगा. अनलेस वो कुछ डिस्टेंस देता नहीं, तब तक तुम कुछ नहीं बोल सकते. ठीक है. ओके सर. हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट तो कर रहे हैं. अगर वो नजदीक है तो डेफिनेटली कर रहे हैं, पर यहाँ पे वो हमें इग्नोर करना है. बहुत ही डिफरेंट पाथ आ जाएगा नहीं तो. डन गाइस. Yes, sir. ओके, चलो लेट्स प्रोसीड. क्वेश्चन नंबर 3. एंड लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर इज क्लोजली वन. एकदम मतलब लाइक जिस हिसाब से मुझे लगता है मैं यही क्वेश्चन क्लास में करवाता हूँ. लेट मी चेक वंस अगेन कि मैं कुछ और तो नहीं करवाता ना. मैं एक्चुअली क्लास में ये क्वेश्चन करवाता हूँ कि भाई देखो, ऐसा है एक कॉइल. जब भी मैं मैग्नेटिज्म पढ़ाता हूँ ये क्वेश्चन कंपलसरी मैं करवाता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं सिखाना चाहता हूँ कि जनरल एलिमेंट लेके कैसे अपन मैग्नेटिक फील्ड को निकाल सकते हैं. अब मैं बोलता हूँ कि देखो भाई, यहाँ से करंट निकला, ये करंट ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है. तो पूछता हूँ कि बताओ व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस क्वेश्चन इज आल्सो आस्किंग द सेम थिंग, राइट? At the center of, yeah, exactly. So now the first thing that we are going to do here is कि हम टोटल टर्न्स कितने हैं वो अज्यूम करेंगे, या फिर उसने गिवन दिया है तो n ले लेंगे. अब हमें ये देखना है कि ये टर्न्स कितने रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है. ये टर्न्स डिस्ट्रीब्यूटेड है ए और बी के डिफरेंस में, मतलब लाइक ए से स्टार्ट हो रहे हैं बी तक जा रहे हैं. तो अगर मुझे नंबर ऑफ टर्न्स, छोटे से नंबर ऑफ टर्न देखना है किसी भी x डिस्टेंस पे जाके, अगर मैं कोई एलिमेंट ले लेता हूँ, लेट्स चेंज द कलर and go at some distance, random distance x, and take a small thickness dx. बहुत ही छोटी सी थिकनेस dx, ये बहुत ही क्लोज वायर्स है. अब इस dx थिकनेस में मान लेते हैं कि dx थिकनेस में dn टर्न्स है. ओके, और इन टर्न की बात करें तो टर्न की वैल्यू हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. टोटल टर्न कितने रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा? b माइनस a में, राइट? b माइनस a के गैप में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, इतनी गैप में. तो बताओ dx थिकनेस में कितने होंगे, तो मल्टीप्लाइड बाय dx करना पड़ेगा. ये मेरा पहला इक्वेशन.
This is my first equation. Okay. Now the next thing. What is the magnetic field at the center of the current carrying coil? It's mu naught I divided by 2R. This is the standard formula. So इस स्टैंडर्ड फॉर्मूला को अपन यूज करेंगे तो dB क्या होगी, छोटे से टर्म की वजह से म्यू नॉट करंट I डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ रेडियस. रेडियस है आपकी x मल्टीप्लाइड बाय, ये एक टर्म की वजह से हुआ, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न आपकी, ये मेरा सेकंड इक्वेशन. अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी. यहां से मैं म्यू नॉट आई बाहर निकालता हूँ, 2 बाहर निकालता हूँ, b माइनस ए बाहर निकालता हूँ, कैपिटल N बाहर निकालता हूँ, इंटीग्रेशन dx का होगा. और x कहां से कहां बढ़ेगा आपका, a से लेके b तक बढ़ेगा. बस खत्म हो गया कहानी. What is the integration of 1 by x dx? क्या होगा, ln of mod x. ln of mod x तो a से b जाएगा. ये ln mod x में लिमिट पुट करेंगे अपन. तो पहले ऊपर वाली लिमिट, फिर माइनस नीचे वाली लिमिट. ln a माइनस ln b इज ln b by a होता है. डायरेक्टली आइडेंटिटी लगा दी हमने और ये फाइनल आंसर हमें मिल गया. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन. Okay guys, done. Done, sir. Perfect. तो अपना थर्ड क्वेश्चन हो गया. लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ वन नाउ. 1 2 3 हो गया. ओके. सो फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा दिखने में तो बड़ा लग रहा है. लेट्स सी. थर्ड हो गया. Okay. Consider the motion of a positive point charge in a region where there is a simultaneous uniform electric field and magnetic. Okay, बहुत ही जबरदस्त. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों दिए और कंसिडर मोशन ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज. बना लिया पॉजिटिव पॉइंट चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख लिया ई नॉट इंटू जे कैप. जे कैप डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और सॉरी मैग्नेटिक फील्ड को लिख लिया बी नॉट जे कैप. At t equals to 0, charge has velocity v in the xy plane. At t equals to 0, charge has a velocity v in the xy plane. Okay, making an angle theta with the x-axis. Okay, which of the following options are correct for the time t greater than 0? Okay, fine. Let me draw the axis first. या तो फिर मैं शेप प्लेन करूं. स्ट्रेट लाइन नहीं आती क्या? ओके.
अरे क्या नाटक है भाई। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास ये दोनों फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो ये ऐसा कर लेते हैं कि ये वाला अपना उसने एक्स वाई प्लेन में बोला कि एक्स वाई प्लेन में क्या है, वेलोसिटी v एक्स वाई प्लेन में है, करेक्ट। लेकिन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, लेट्स से दिस इज अ वाई एक्सिस, लेट्स से दिस इज जेड एक्सिस। वेलोसिटी है एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रही है, वेलोसिटी की वैल्यू v है, एंगल बना रही है थीटा, ठीक है। ये कंडीशंस मुझे गिवन है। इस कंडीशन के साथ साथ मुझे ये भी बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी ई नॉट जे कैप है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है बेसिकली, ई नॉट कांस्टेंट होता है राइट, और ये बी नॉट जे कैप, अरे ये भी इसी डायरेक्शन में सरप्राइजिंगली, ओह दैट्स ग्रेट। अच्छा, आपने लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में पढ़ रखा है, सर ने रिवाइज भी करवाया होगा, बताओ व्हाट इज द लॉरेंट्ज फोर्स, कम ऑन, कैन समबडी टेल मी व्हाट इज द लॉरेंट्ज फोर्स? यप, टेल मी गाइस, लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है? एनीवन? Sir, The combined force of the electric field and the magnetic field. Absolutely correct. It is a force due to magnetic as well as electric field. That's true. And it's equals to charge into V cross B plus charge into electric field. This is your Lorentz force. Now, when there are two electric field, when both the fields are given, we have to think about the Lorentz force. And as the particle is moving at an angle theta with the x-axis, we need to check कि ये क्या इन दोनों फोर्स का इफेक्ट हो रहा है, ओके क्या एंगल के चेंज होने से कुछ हो रहा है। अब क्वेश्चन को जरा तुम देखोगे तो क्वेश्चन ने बड़ी सिंपल चीज कर दी है। पहले ऑप्शन के हिसाब से मैं चलता हूँ, पहले ऑप्शन में क्लियरली उसने बोला कि इफ थीटा 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो मुझे बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, कौन सा मोशन हो सकता है? It will be in k cap direction. इट विल बी लाइक, चलो एक डायग्राम बनाते हैं, मानते हैं कि ये इस तरफ इसकी वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस तरफ है, v क्रॉस b ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ मतलब इसका जो सेंटर होगा मोशन का वो इस तरफ है, तो ये घूमेगा पता है कैसा, अगर थीटा 0 होगा ना तो लेट मी ड्रॉ फॉर यू, ये कुछ इस टाइप से घूमेगा, ऐसा है। और फोर्स किधर लग रहा है इसको, v क्रॉस बी बोले तो इस तरफ लग रहा है फोर्स, ठीक है, फोर्स इस तरफ लग रहा है तो सेंटर ऐसा होगा, तो कुछ ऐसा घूमेगा। बोलो समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड किस प्लेन में घुमा रही है, समझ में आया आपको? आपको सेंटर देखना है, हमेशा आपको चेक करना है कि सेंटर किधर है। तो ये कौन सा प्लेन है गाइस, दिस इज विच प्लेन, एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन। ये किसके फोर्स की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड के। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड along j cap straight line देगा और उसको पीछे की, along x Correct. axis तो कुछ है नहीं, तो मतलब हेलिकल पाथ फॉलो होगा। वेरी गुड, ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा, बहुत बढ़िया। क्या नाम है बेटा आपका? अक्षय। अक्षय, बिल्कुल सही बोले। अब देखो ये इस क्वेश्चन में ना एडवांस में टफेस्ट जो पूछ सकता है वो तब होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड हो जाए, तब थोड़ी कहानी कॉम्प्लिकेटेड होती है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है तो थोड़ी कहानी आसान है। और इसमें यहाँ दिख रहा है आपको क्लियरली कि मैग्नेटिक फील्ड गोल घुमाना चाहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा खींचना चाहती है, तो गोल घूम के सीधा खींचना मतलब हेलिकल पाथ बन जाता है। तो इसलिए ऑप्शन ए सही है क्या? No, sir. ओके चलो, तो ऑप्शन बी सही है क्या, हेलिकल? नो सर। नो, रीजन क्या है बताओ? नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। रीजन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेशन होता है क्यू ई अपॉन एम, और एक्सेलरेशन अगर होगा तो जो तुम्हारा पिच है वो वेरिएबल होगा, एक्सेलरेट होने की वजह से तो हमेशा। अब पिच कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान पूछ लिया उसने। उसने बोला कि बताओ पिच कांस्टेंट है कि नहीं है। अगर उसने पूछा पिच निकालो, कैसे निकालोगे बताओ? सो v cos मतलब जो along इलेक्ट्रिक फील्ड है v sin थीटा, और उसको एक्सेलरेशन नो नो with time into the time ना period ना of ना, the थीटा है circular ही नहीं ना, motion. नो नो अच्छा बेटा, हाँ, थीटा है सॉरी ही नहीं सॉरी, ना। राइट राइट राइट। तो
एक्सेलरेशन तो आपका क्या है, क्यू बाय एम है, वो तो चलो निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे निकालोगे? अगर उसने पूछा पिच निकालो, तो पिच मतलब डिस्टेंस ट्रैवल होता है, तो पिच 1 क्या होगी आपको पता है? हाफ ए टी स्क्वायर, ये पिच 1 होगी। और ए ये टी क्या है? एक चक्कर काटने के लिए लगने वाला टाइम 2 पाई आर बाई वी, राइट? ये हमने निकाला ना अभी सर्कल करने के लिए, क्या था? 2 पाई एम बाई क्यू बी, ऐसा कुछ आया था, राइट? अरे हाँ है ना, ये इधर निकाला था देखो। ये पाई एम बाई क्यू बी है, टोटल सर्कल के लिए 2 पाई एम बाई क्यू बी आएगा, राइट? सो एक टाइम पीरियड में कितना आगे गया, दैट इज कॉल्ड एज पिच। मतलब एक सर्कल लगाने तक ये कितना आगे गया, ये पिच है। अब दूसरे सर्कल में कितना आगे गया, ये सेकंड पिच है। अब सेकंड पिच में दिक्कत हो जाएगी। सेकंड पिच में क्या करना है पता है? ये पिच 1, यहाँ से यहाँ आपको टाइम पीरियड टी लगा, यहाँ से यहाँ आपको टाइम पीरियड 2t लगा, तो आपको दोनों डिस्टेंस को माइनस करना है पिच 2 के लिए, बिकॉज एक्सेलरेशन है, आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। आप क्यू बाय एम को कांस्टेंट है, बाहर ले लो, 2t होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर करो। इज दैट क्लियर गाइज? क्लियर है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? यस सर। अगर एक्सेलरेशन नहीं होता ना, बड़ा आसान होता क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होती। एक्सेलरेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो अलग बात थी। खैर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो गोली घूमते रहता, आगे बढ़ने की कोई चांसेस ही नहीं था। तो बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस पे Sir. हो सकते हैं। कंसेप्ट, हाँ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। हाँ बोलो बेटा। सर सेकंड पिच के समय उसका इनिशियल वेलोसिटी होगा ना, तो पिच 1 की और ना वेलोसिटी भी नहीं तो ना यही इक्वेशन। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया ना, मैंने यहाँ से ये मेजर किया डिस्टेंस, मैंने यहाँ से ये डिस्टेंस मेजर किया और दोनों का डिफरेंस ले लिया है, अच्छा तब जाके मुझे यहाँ से यहाँ तक का पिच 2 मिलेगा, राइट? हाँ सर गॉट इट। मैंने यहाँ से यहाँ तक थोड़ी लिया ना, वैसे प्रोसीड करते लंबा हो जाएगा। लेकिन पिच 2 निकालने के लिए यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर लगाना चाहता है ना तू? हाँ सर वही बोल रहा था। लगा तो सकता है, लगा सकता है, यहाँ से लगा सकता है, यहाँ से यहाँ की वेलोसिटी निकाल के यहाँ तक का डिस्टेंस लगा सकता है, पर नहीं लगता तुम्हें इससे कॉम्प्लिकेटेड होगी वो इक्वेशन? हाँ सर ओके गॉट। अच्छा, वैसे बाय द वे पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन रॉन्ग हो गए, राइट? Yes. अब तीसरा चेक करना पड़ेगा। थीटा ओ इतना क्रिटिकल क्यों दे दिया रे? थीटा 10 डिग्री है, द चार्ज अंडरगो हेलिकल मोशन विद स्पीड इंक्रीजिंग द टाइम अलोंग द, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर 10 डिग्री है तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। ये जो कंपोनेंट है और ये जो कंपोनेंट है पैरेलल परपेंडिकुलर, लेट्स से समथिंग लाइक दैट। सो परपेंडिकुलर इसको ऐसे घुमाएगा और पैरेलल इसको ऊपर लेके जाएगा। यहाँ पे अगर मान लो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ना भी रहती तो भी हेलिकल पाथ होता, पर इलेक्ट्रिक फील्ड होने के वजह से ये हेलिकल पाथ विद इंक्रीजिंग पिच है। तो मुझे सी ऑप्शन तो भाई बिल्कुल सही लग रहा है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब बताओ, डी ऑप्शन में अगर मेरा थीटा 90 हो जाता है तो क्या फर्क पड़ेगा? FB equals to 0. क्या? व्हाट? सो मैग्नेटिक फील्ड से कुछ इफेक्ट नहीं होगा। एग्जैक्टली, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो लगेगा बस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो होगा Q इंटू ई, वो होगा स्ट्रेट लाइन, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेलरेशन है तो स्ट्रेट लाइन एक्सेलरेटेड मोशन। डी ऑप्शन में वही दिया है उसने, तो सर बिल्कुल मुझे सी वाला नहीं समझा। इज इट बिकॉज दैट एंगल इज रिलेटिवली स्मॉल दैट्स व्हाई इट वोंट अफेक्ट द डायरेक्शन? नो, लेट मी एक्सप्लेन यू। एंगल डजंट मैटर हियर, 10 डिग्री से ज्यादा होता तो भी चलता। देखो, लेट्स से दिस इज 10 डिग्री, लेट्स से दिस इज V, let's say this is V cos 10 degree, and let's say this is V sin 10 degree. Now, due to this V, sorry, my bad. Due to this V cos 10 degree, and the direction of magnetic field is in this direction, the force will act in this direction. So there is somewhere here is a center, and it will try to rotate in this plane, right? Is this clear? सर यहाँ पे सर्कल करना चाहिए, सर आई लेकिन अंडरस्टूड। V sin theta and the electric field both want it to come upward in the y direction. That's why
it will do something like this. Yes, sir. Is it Got clear it. now? Yes, sir. Got it. Perfect. Just write it down, guys. Let me minimize this so that you can see the question at once. Yep. Write the important point. This is a very important question. So नहीं रहा है ठीक से हम्म? क्या बेटा? हाँ मिनिमाइज मत करो ना, वो बहुत कुछ दिख नहीं रहा. अच्छा चलो ऐसे ही करता हूँ. मुझे बता देना ही हो गया तो थोड़ा स्लाइड डाउन कर दूंगा. सर थोड़ा स्लाइड डाउन करो.
डन। हो गया क्या बच्चों? सर हो गया। सबको समझ Yes, में आ रहा है sir. क्या? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। चलो फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। इस हफ्ते वैसे मेरी बहुत बैंड बज गई थी, पता है? पूछो क्यों? क्यों? इतने सारे सबमिशंस थे, क्या बोलूं मैं आपको। सो यहाँ पे पता है इवन आप लोग तो खैर आईआईटी जाने ही वाले हो अगले साल, तो इट्स लाइक आईआईटी इज आल्सो द सेम थिंग। आईआईटी में आपको कुछ असाइनमेंट्स मिलते हैं, यू नो, एंड एग्जाम्स भी होती है। काफी एग्जाम्स होम बेस्ड होती है, मतलब घर पे जाके एग्जाम सॉल्व करना है आपको, ठीक है? सो घर पे जाके एग्जाम सॉल्व करने का मतलब अपन खुश हो जाते हैं ना, यार घर पे एग्जाम मिल रही है, मस्त पूरा देख के लिखेंगे यार, इजंट इट? और प्रोफेसर खुद कहता है कि ओपन बुक टेस्ट है, यू कैन जस्ट ओपन योर बुक्स एंड यू कैन चेक द सॉल्यूशंस, ओके? कुछ नहीं मिलता बुक में। कुछ भी नहीं मिलता बुक में। जो एग्जाम बनाते हैं, जो सेट करते हैं पेपर, पूरा पेपर ऐसा होता है कि बुक में इवन कंसेप्ट रीड करने बैठोगे आप तो कंसेप्ट रीड करने में टाइम निकल जाएगा आपका, जो गिवन टाइम होता है। सो कुछ फायदा नहीं होता। वैसे ही मेरी एक टेस्ट थी, मुझे तो इनफैक्ट कंप्लीट एक वीक मिला सॉल्व करने के लिए, एंड इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट। अच्छा हुआ तुम लोग की क्लास वैसे कुछ थी नहीं। दिवाली की छुट्टी थी तो आई वाज एबल टू कंप्लीट इट ऑन द टाइम। बट इट वाज फन, मुझे अच्छा लगता है कॉम्प्लिकेटेड चीजें सॉल्व करना, यू नो। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था एग्जाम। चलो खैर, आगे बढ़ते हैं। तुम लोग को पता है ना आईआईटी में ऐसी एग्जाम्स होती है बोल के? सुना होगा ना तुमने? अरे बोलो भाई, सन्नाटा क्यों यार? मजा नहीं आता ऐसे शांति में पढ़ाने का। बात करते रहो यार। ये 2a दिया हुआ है, ये इसका रेडियस a/2 होगा। ये सेंटर दिख रहा है, ये पॉइंट P दिख रहा है। ओके, सो सिलेंड्रिकल कैविटी ऑफ डायमीटर a, ओके। सिलेंडर, ओके, ध्यान रखना ये सिलेंडर है, टॉप व्यू है। बोथ द सिलेंडर हैव द कैविटी आर इन्फिनिट along यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी J flows along the length। J की करंट डेंसिटी है, मतलब लेट्स कंसीडर दैट बहुत सारे वायर ऐसे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन भी मैं क्लास में लेता हूँ। कौन सा साल आया ये? 2012 में, ओके। सो मैं थोड़ा सा अलग क्वेश्चन देता हूँ। मैं इस क्वेश्चन के बाद आपको क्वेश्चन देता हूँ एज अ होमवर्क, सो दैट यू कैन ट्राई दैट। लेट मी चेक इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P इज गिवन बाय दिस। एट पॉइंट P मतलब यहाँ पे कहीं मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है वो दिया है N/12 म्यू नॉट A J, ओके। तो आपको बतानी है N की वैल्यू। ये आपका क्वेश्चन है, चलो बढ़िया। अच्छा, कौन बच्चा मुझे बताएगा कि अगर मेरे पास सिलेंड्रिकल कैविटी है और सिलेंड्रिकल, सॉरी नॉट सिलेंड्रिकल कैविटी, सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग वायर है, तो सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग वायर से r डिस्टेंस दूरी पे कोई आउटसाइड पॉइंट P पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, और r डिस्टेंस दूरी पे कोई इनसाइड पॉइंट Q पे कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी? कोई बच्चा है ऐसा बैच में जो इन दोनों फॉर्मूले को मुझे बता सकता है? बोलो भैया, है कोई? वायर है तो अंदर तो फील्ड नहीं आएगी ना। अच्छा जी, ऐसा बिल्कुल रॉन्ग आंसर है आपका। अगर सिलेंड्रिकल कैविटी हाँ? मतलब ऐसा होता अगर हॉलो हॉलो सिलेंडर होता तो बिल्कुल सही थे तुम। हॉलो इनफाइनाइट सिलेंडर होता तो 2 पॉइंट लेते, एक पॉइंट अंदर वाला A, एक पॉइंट बाहर वाला B। तो A पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होती, B पॉइंट पे 0 नहीं होती, B पॉइंट पे म्यू नॉट I/2πr होती। और इसका ग्राफ भी दिमाग में बिठा के रखना है, ये चीजें याद होनी चाहिए आपको बिल्कुल। मेरे को देखो, मुझे ये पूरा पिक्चर आ जाता है दिमाग में जब भी मैं ये देखता हूँ। तो अब आप सॉलिड के लिए बता सकते हो, मैंने हॉलो के लिए बता दिया। Sure. कैन यू टेल मी फॉर द सॉलिड? यप, So गो अहेड mu बेटा। naught I upon
2 into mu naught upon 2i into r square upon r square plus d square, इसको इंटीग्रेट करेंगे लिमिट्स फ्रॉम 0 to 2 है, और ये d would be the distance from the center of the point, मतलब on इतना axis. लंबा करेगा? हाँ, मतलब रिंग को डिस्क में इंटीग्रेट करेंगे ना. मैं ऐसा नहीं प्रोसीड करूंगा। मुझे देखो, मुझे सबसे पहली बात तो मुझे ये पता है कि बाहर वाले पॉइंट के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर फॉर्मूला लगता है, और अंदर वाली के लिए म्यू नॉट जे आर बाई 2 फॉर्मूला होता है, या फिर सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखना चाहते हो म्यू नॉट बाई 2 जे क्रॉस आर। कहाँ से आता है ये फॉर्मूला? बायट-सॉर्ट्स लॉ से आता है। मैं बायट-सॉर्ट्स लॉ लगाऊंगा। इंटीग्रेट करना है तो मैं बीडीएल को इंटीग्रेट करूंगा, बिकॉज बहुत ही आसान है बायट-सॉर्ट्स लॉ। मुझे किसी भी पॉइंट पे, लेट्स से मैं क्यू पॉइंट पे बायट-सॉर्ट्स लॉ लगाता हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ लगा के। ठीक है, यहाँ मैंने लगाया बायट-सॉर्ट्स लॉ क्यू पॉइंट के लिए। तो इंटीग्रल बी डॉट डीएल बायट-सॉर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू इनसाइड करंट। जैसा तूने बोला कि इनसाइड करंट लिखना है तो टोटल एरिया से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय गिवन पोर्शन का एरिया करेंगे। बिल्कुल सही स्टेप है ये। बी और डीएल में एंगल हमेशा 0 होता है, तो cos 0 आएगा और डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई इंटू स्मॉल आर हो जाएगा। तो ये जो तरीका है, ये तरीका भी तुम फॉलो कर सकते हो। इसमें पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, आई आर स्क्वायर अपन कैपिटल आर स्क्वायर आएगा, एक आर आर भी निपट जाएगा, और तुम्हारा बी निकल के आएगा म्यू नॉट आई इंटू आर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्क्वायर। करंट डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर की वैल्यू जे होती है, तो ये म्यू नॉट जे आर बाई 2 आएगा। मैं हमेशा ऐसे प्रोसीड करता हूँ। मैं तो इनफैक्ट मैं ये वेक्टर फॉर्मेट में याद रखता हूँ। इससे बहुत ही फायदा होता है मुझे। आई गेस अक्षय बात कर रहा था, राइट? समझ गया अक्षय? Yes, sir. परफेक्ट। या टेल मी व्हाट्स योर नेम बेटा? That's Priya. हाँ, श्रिया। Yeah. So can you use some lighter color instead of the dark green, because it's not really visible with the black background. Okay, can you tell me the color? Do you want me to use yellow maybe? Yeah, it's okay. 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 So is this clear to you guys? समझ में आया सबको? यहाँ तक? अच्छा, क्वेश्चन तो अभी हमने सॉल्व नहीं किया। बाय द वे, इसका ग्राफ भी याद रखना। मैं प्रिफर करता हूँ कि इसका ग्राफ भी मैं याद रखूं। ऐसे रहेगा बेटा याद। Is that clear guys? Can you respond? Yes, sir. शांति Yes, sir. शांति अच्छी नहीं लगती यार ऐसे, है ना? चलो, तो अब क्वेश्चन क्या था, मैं क्वेश्चन पे वापस जाता हूँ। क्वेश्चन में पी पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है हमें। अच्छा, एक बात बताओ, मैं यहाँ पे इस स्पीयर को नेगेटिव जे डेंसिटी का, नॉट स्पीयर, सिलेंडर को नेगेटिव जे डेंसिटी और इस सिलेंडर को पॉजिटिव जे डेंसिटी मानो, तो ये अपने आप गायब हो जाएगा अंदर का पोर्शन। Yes, sir. अब मुझे बताओ, इस जो ये जो अंदर का स्पीयर है, इसके लिए ये पॉइंट बाहर है, राइट? Yes, sir. Yes. तो बाहर पॉइंट है, तो नेगेटिव डेंसिटी वाले की मैग्नेटिक फील्ड लेट से B2 ले लेते हैं, और बाहर पॉइंट है तो सिंपली म्यू नॉट इनटू करंट। करंट कैसे लिखेंगे? जे नेगेटिव में इनटू एरिया पाई इनटू रेडियस का a/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इफेक्टिवली ये म्यू नॉट जे पाई a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टू द 8 आ रहा है। अब B1 निकालना पड़ेगा। मुझे बता सकते हो B1 के लिए पॉइंट इनसाइड है आउटसाइड है, कहाँ लेंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ता? So on दोनों surface same ही है है। तो outside ही पकड़ सकते हैं. अरे सॉरी, मैंने ये यहाँ पे गलत, सॉरी मैंने फॉर्मूला सही बोला और गलत लगा दिया। यहाँ पे आउटसाइड पॉइंट है ना, इसके लिए तो आउटसाइड था ना, तो आउटसाइड था तो म्यू नॉट, सॉरी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। म्यू नॉट आई इज म्यू नॉट दिस इज आई, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू डिस्टेंस कितना था भाई? इसके सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस बता सकते हो? 3a/2. 3a/2। परफेक्ट। सॉरी यार, मैंने लिखते समय गलती कर दी थी। अच्छा हो, मुझे जल्दी रियलाइज हो। 3a/2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा,
और कुछ कटता हुआ नहीं दिख रहा है, तो म्यू नॉट जे ए भी कट रहा है, म्यू नॉट जे ए डिवाइडेड बाय नीचे तो 3 4 12 या माइनस में, और b1 के लिए म्यू नॉट जे आर बाई टू, एनीथिंग इज सिंपल, एनीथिंग इज ओके, म्यू नॉट जे आर बाई टू भी यूज कर सकते हो तुम इसके लिए। कितना है आर इसके लिए, बोलो। A. ए, तो खत्म आपका बी नेट हमेशा क्या होगा, पहला वाला मैग्नेटिक फील्ड प्लस दूसरा वाला मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा वाला नेगेटिव है, म्यू नॉट जे ए कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1/2 माइनस 1/12, सो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/12 म्यू नॉट जे ए। इज दैट क्लियर? Yes, sir. I'll give you one question, okay? मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा एज अ होमवर्क, पहले आप इसमें से जो चीजें लिखनी है लिख लो। सर बोलो, सर मुझे एक इसमें डाउट है, मतलब अगर पूछो। हमें यहाँ पे चार्ज डेंसिटी दिया है तो नहीं चार्ज डेंसिटी नहीं, हमें जे दिया है, तो जे को हम चार्ज डेंसिटी इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर एन इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, और हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना एट द पॉइंट वुड बी मोर इजियर, ऐसा मुझे लगा। तो वैसे भी हम कर सकते हैं क्या? एक मिनट, सबसे पहली बात तो तुम ओम्स लॉ लगा रहे हो, J इज इक्वल टू सिग्मा E, राइट? यू मीन टू से J इज इक्वल टू सिग्मा E, राइट? हाँ, जे इज इक्वल्स टू सिग्मा वी। यस सर। सिग्मा E होगा ना, V कैसे? सो सिग्मा E ड्रिफ्ट होगा, वेलोसिटी होगा ना? सिग्मा E होगा आई गेस। ओके, सो जो भी है, पहली बात तो यार देखो, तुम्हारा वो ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन है जो एक वायर के लिए लगता है और जहां पे रेजिस्टेंस होता है, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, मूविंग चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली होती है, निकलती है, लेकिन उसके लिए वो फॉर्मूला नहीं यूज करोगे तुम। यहाँ पे करंट डेंसिटी जो दी है वो वायर की डेंसिटी दी है कि भाई इस एरिया में इतने वायर जा रहे, तो उनमें से टोटल करंट इतना जा रहा है। तो करंट डेंसिटी यहाँ पे क्या मीनिंग है कि इतना करंट फ्लो कर रहा है पर यूनिट एरिया, बिकॉज बहुत सारे वायर जा रहे हैं ना एक यूनिट एरिया में, यस सर। ठीक है? तो तुम उसको इससे रिलेट करोगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं रॉन्ग जगह पे लैंड कर रहे होंगे तुम शायद। ओके सर। लेकिन मैं ये क्वेश्चन तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बना के दे सकता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या बनेगा मैं बताऊं? यस सर। ओके, तो एक काम करो, ये लिखने दो बच्चों को जिसको लिखना है, उसके बाद अपन दोनों चीजें डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रो में इसका क्या सेंस है। क्या ये क्वेश्चन मैं इलेक्ट्रो में करवा सकता हूँ? बिल्कुल करा सकता हूँ। कैसे करवा सकता हूँ मैं बताता हूँ। सर प्लीज स्लाइड डाउन करो ना। Done, sir. देन परफेक्ट।
अब मुझे डिस्कस करना है कि ये क्वेश्चन में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बनाओ, मैग्नेटिज्म में बनाओ, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको मैग्नेटिज्म के लिए देता हूँ घर पे करने के लिए। लेट्स से ये सर्कल है कुछ, इस सर्कल के अंदर सर्कल है लेट्स से, ओके। और मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, इसका डिस्टेंस 4r लेता हूँ लेट्स से, और इसके सेंटर से एक पॉइंट लेता हूँ 8r डिस्टेंस पे, ओके। ये P पॉइंट लेता हूँ। करंट क्या हुआ है, कुछ ऐसी जा रही है अंदर की तरफ, सिलेंड्रिकल है। कैसा है ये बेटा, सिलेंड्रिकल है, ओके। और लेट्स से इसके सेंटर से इसके सेंटर का डिस्टेंस लेट्स से 2r है। और इसका रेडियस ले लो r ले लो, आई थिंक, ठीक है। ओके, सो ये P पॉइंट दिया, एक पॉइंट Q में यहाँ देता हूँ जो कि यहाँ से 2r डिस्टेंस पे, और एक पॉइंट S में अंदर देता हूँ रैंडम जगह पे। तो आपको 3 क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड एट P, मैग्नेटिक फील्ड एट Q, मैग्नेटिक फील्ड एट S, ऐसे 3 क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन आपने कर लिए तो लाइफ में आगे कोई कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कभी घबराओगे नहीं। ये मैं मैग्नेटिज्म रिलेटेड दे रहा हूँ, अब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिलेटेड सेम क्वेश्चन दे सकता हूँ। Okay, so question will be same kind of data. So data is same, it's 4r. From here it's let's say 8r. Let's say this was a cylinder by the way, and straight wires. This is a sphere, that's the difference, but it looks like the same. Okay, these are the charges. Let's say this is the positive charge, or these are the charges. And this is a cavity, and this cavity have a radius r. The center to center distance is 2r. This is a P point. This is the Q point, which is at a distance 2r from the center, and this is the S point. You have to find out the electric field at P, electric field at Q, electric field at R. Is that clear, beta? The questions? Yes, sir. है ना अच्छे क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन रिलेट करके। और पता है तीसरा क्वेश्चन दे सकता हूँ, ऐसे ही मैं तीसरा क्वेश्चन दे सकता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब भी मैं कनेक्ट करके पढ़ता हूँ ना चीजें, पता नहीं मुझे आसान लगती है चीजें, अगर मैं कनेक्ट ना करूँ तो मुझे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। ओके, अब देखो मैं तीसरा क्वेश्चन दे सकता हूँ। फॉर आर कॉम ऑफ सिस्टम दे सकता हूँ ना, सबको समझाना, कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना है इनमें, कहीं फंस रहे हो, ऐसा लगता है कि कहीं फंसोगे तो पूछ लेना मुझे अभी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस? प्लीज 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 रिस्पॉन्स करते रहो, शांत मत रहो। Yes, sir. हाँ।
Yep, guys, done writing? Yes, sir. Okay, चल। So अब अपन मूव ऑन करते हैं अपने अगले सवाल पे। अपना अगला सवाल है क्वेश्चन 6। काफी डिस्कशन हमने 5th पे कर ली, क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। अच्छा, बाय द वे, किसी ने फिगर आउट किया क्या कि वन नोट से कैसे पीडीएफ बनाना है? नो, चलो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन की डायग्राम बड़ी वियर्ड है, बना लेते हैं। Okay, so this is the geometry, guys, we have, and this is the distance A. This is the distance B, let's say. Okay, not B, sorry, this is also A. And okay, XY प्लेन में है, ऐसा पड़ा हुआ है, वायर करंट है, यहाँ से फ्लो कर रहे हैं। केस कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, चलेगा। मैग्नेटिक मूवमेंट पूछे, मैग्नेटिक मूवमेंट सुनते ही मेरे दिमाग में ये फॉर्मूला पॉपअप हुआ। ये फ्लैट एरिया है, इसका एरिया निकालना है। सीरियसली, ये क्वेश्चन जेई ने पूछा, मेरे टाइम पे पूछा। वाओ, आई एम लकी। सो देखो, ये स्क्वायर दिख रहा है मुझे और ये सारे सर्कल दिख रहा है। एक स्क्वायर है तो एक, पहले तो सर्कल का लिखता हूँ मैं। पाई स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया, लेकिन दो सर्कल है तो 2 पाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, करेक्ट। सो ए स्क्वायर कॉमन निकला और यहाँ से 2 पाई प्लस 1 ब्रैकेट में आ गया। सर मैंने कुछ गड़बड़ किया, मैंने कुछ गड़बड़ किया, सर्कल कोई का रेडियस a by 2 होगा ना? ओह, सर्कल का रेडियस है बाय 2, दैट्स ट्रू। पाई स्क्वायर बाय 4 into 4 into 2 into 2, तो a स्क्वायर बाय 4, तो यहाँ 2 का फैक्टर आएगा, ना कि 2 पाई का। बाप रे, ये मिस्टेक मैंने उस टाइम पे भी की होगी डेफिनेटली। पाई बाय 2, ओके। सो ये एरिया आ गया। तो मैग्नेटिक मोमेंट तो बहुत सिंपल है, इसको करंट से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, कहानी खत्म। है क्या कोई ऑप्शन है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो के क्या बी ऑप्शन दिख रहा है मुझे। Yes, sir. Done, sir. Done. Chalo, perfect. Let's move on to the next one now. So 7th question. Okay. क्या है 7th क्वेश्चन में? An infinitely Hello, long, sir. अरे ये हमने अभी, हाँ बोलो। सर 6 वाले में डाउट है कि एरिया 2 पाई स्क्वायर बाय 4 कैसे होगा? तो 4 पाई स्क्वायर बाय 4 होगा ना वो, मतलब 4 है ना वो। नहीं, देख, ये एक सेमी सर्कल है ना, 2 सेमी सर्कल बोल के एक सर्कल बना, ये दूसरा सर्कल बना। अच्छा वैसा, तो ओके 2 ओके मेरे गॉट पास इट। कंप्लीट सर्कल है, तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या है? रेडियस है ए बाय 2। 2, ओके। ठीक है। Question 7. An infinitely long hollow cylindrical cylinder with the inner radius r by 2. Okay, carries a uniform current density along its length. Sorry guys, हाँ, जल्दी नींद आ रही है क्या? As a function, okay. Any one of you know that there is a concept called as daylight saving in United States? Yes. Sir. So you know what happened? Yeah, tell me.
सर खाली नाम सुन। या अच्छा खाली नाम The सुना, ओके। clocks get So adjusted, the time gets adjusted so that the more work happens when there is still light outside. या मे बी आई डोंट नो द रीजन एग्जैक्टली क्या होता है। रीजन मतलब लाइक जैसे कि जब मैं यहाँ आया था, आपको पता है ना, मैं जब आया था तब लाइक इट वाज 8:30 इन द नाइट, 9 हो गया, तब भी सनलाइट दिख रहा है। तो मैं थोड़ा स्टार्टिंग में पहले वाले दिन आई वाज कंफ्यूज कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी वॉच में कोई प्रॉब्लम हो गया होगा। एंड देन आई आस्क्ड माय फ्रेंड एंड ही सेड नो नो नो, इधर सनसेट बहुत लेट होता है। मैंने बोला ओके चलो। एंड विद टाइम आई रियलाइज कि सनसेट बहुत ज्यादा मतलब लाइक लेट होता था, 9 बजे, फिर 8 एंड देन 7 एंड देन 6 एंड देन ऑलमोस्ट 5:30 में ही अंधेरा होने लग गया कुछ दिन में, ठीक है। एंड लास्ट संडे मैं आई वाज अवेक, लाइक रात के 2 बजे थे। 2 बजे के बाद सडनली फिर से 2 बज गया, मतलब लाइक सॉरी 2 बजे के बाद सडनली 1 बज गया। टाइम वाज गोइंग अहेड आफ्टर 2 o'clock, 2 से 1 घंटा पीछे आ गई वॉच, 1 बज गया। सो इट्स अ डे लाइट सेविंग, सो काफी जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो उसको मैनेज करने के लिए लोग डेज के टाइमिंग को चेंज कर देते हैं। एंड इट हैपेंस 2 times इन अ ईयर, अभी एक बार एंड देन मार्च में एक बार। इजंट इट इंटरेस्टिंग? अपना इंडिया मस्त है, लेकिन हमेशा एक ही टाइम, राइट? सर I'm सो confused. Yes, sir. सर क्या बोला बेटा? I got confused. You 2 बजे कैसे बजेंगे सर? अरे मतलब टाइम आगे बढ़ रहा था, लेट से 12 बजे रात के, 12 PM, फिर 1 बज गए, सॉरी नॉट PM, AM, रात के 1 बज गए, देन 2 बज गए। जैसे ही क्लॉक 1:59 AM हुई, उसके बाद सीधा 1 AM हो गई। 1 घंटा पीछे चले गए हम लोग। मतलब जैसे कि आपको पता है, आप अपनी क्लास जब पीछे हुआ करती थी, तो पता है कि आपको कि मैं कितने बजे लेता था? एकदम रात में, लाइक आई टू स्टार्ट अराउंड अपनी क्लास में 7:30, ओके 10 बजे स्टार्ट करता था, 10 से 12 होती थी रात में। अब आज जो क्लास है वो 9 से 11 हो रही है। राइट, सो इट्स गुड नो। हाँ, सो ऐसा होता है इधर, इट्स इंटरेस्टिंग। मैंने सोचा कि थोड़ा पढ़ के बोर हो गए होगे तो कुछ सुना दूं नया। तुम लोग तो बात नहीं करते, तुम लोग तो बोर कर रहे हो। इंटरेस्टिंग चीजें सुनाते रहो, फिजिक्स के बारे में भी सुनना चाहूंगा तुमसे कुछ। ओके, सो इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर है, कुछ कुछ हॉलो है अंदर वाला पार्ट। ये R/2 है, ये R है। उसके बाद ठीक है। सो इस क्वेश्चन में कोई हेल्प करना चाहेगा मेरी? लाइक आई नो हाउ टू सॉल्व इट, बट anyone want, because we just discussed the concept, so I just want you guys to just like say something about this. We just discussed it where, So this let would me work tell you. like a wire, right? Hey, see, ये concept, okay? Cylindrical wire कब बनेगा? वायर किस पॉइंट के लिए ठीक है होगा? सर। बाहर वाले पॉइंट के लिए, ठीक है बेटा, ध्यान रखना, बाहर वाले पॉइंट के लिए वायर बनेगा, लेकिन अंदर के लिए थोड़ी वायर है। कोई बता सकता है मुझे कि अंदर के लिए क्या होगा? एनी गर्ल स्टूडेंट, एनी गर्ल स्टूडेंट इंटरेस्टेड टू एक्सप्लेन? क्या होगा अंदर वाले पॉइंट में? नोबडी? कोई बॉय स्टूडेंट? बाहर वाले पॉइंट के लिए तो सीधा सीधा μ0I/2πr लगाओगे, हमेशा लगाओगे, कुछ नहीं सोचो। सेंटर से डिस्टेंस r लेके ये फॉर्मूला लगाओगे, हमेशा हमेशा, कुछ नहीं सोचना है। मुझे बताओ, अगर तुम R/2 से कम पॉइंट हो, यहाँ कहीं हो अंदर में, तो क्या होगा? 0 बहुत बढ़िया, 0 होगा। क्यों? बिकॉज कोई करंट ही नहीं है यार, कोई करंट ही नहीं है। अब यहाँ से तुम जब आगे बढ़ने लग गए, तब करंट आने लग गया। अब यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस लो, गॉसियन सरफेस लोगे तो b into 2πr, circumference of Gaussian surface, is mu naught into inside current. Inside current is current divided by total area. Total area is pi r square minus pi r square by 4 multiplied by given area. Given area is pi r square minus pi r square by 4. Is that clear? ये जो लिखा है मैंने, ये क्लियर है आपको सबको? क्या लिखा है? Yes, sir. यस सर। पक्का? क्योंकि हमें तो यही एरिया चाहिए ना, हमारे काम का ये एरिया है, तो इसलिए मैंने ये एरिया लिया। यहाँ से आपने क्या निकाल लिया?
यहाँ से आपने निकाल लिया मैग्नेटिक फील्ड कैसे वैरी कर लिया। ओके, और आर के बाद क्या होगा, आर के बाद क्या होगा वो भी आपको पता होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन बना के रखते पहले तो। आर के बाद ये डिक्रीज करेगा और म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर होगा, तो एकदम ऐसे स्ट्रेट लाइन रहेगी, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन डी। आर बाई 2 तक 0, उसके बाद सीधा यहाँ 0 से यहाँ से बढ़ने लग गई, आर बाई 2 तक 0 है राइट, उसके बाद बढ़ने लग गई, तो बताओ कौन सा ऑप्शन। एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, डी, और कोई दिख नहीं रहा है ऐसा। यहाँ से ऐसी बढ़ रही है, देख ये जो बढ़ना है ना, इसका जो कर्व है ये भी मैं बना सकता हूँ इस लॉजिक से ना, कर्व बन जाएगा अगर बनाना चाहते हो। खैर लॉजिक से कर्व बनाने की जरूरत नहीं है, लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, बिकॉज ऑप्शन में एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो 0 से आर तक जा रहा है, यू नो व्हाट आई मीन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर यहाँ पर जब भी अंडर होगा करंट वेरिएबल होगा ना, क्योंकि करंट डेंसिटी दी हमें कांस्टेंट, तो उसका भी हमें, करेक्ट करेक्ट, करंट वेरिएबल है, मतलब बट उसका जितना स्ट्रेट लाइन डिफरेंट। थोड़ी ना होगा उससे, कहाँ थोड़ा स्ट्रेट लाइन कर्व है, है। कर्ड है भाई, ये कर्ड है, हाँ curve है, it's not a straight line, right? So how to calculate the magnetic field? Let me calculate for you. So यहाँ से मैं पाई 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 उड़ा दूंगा और नीचे लिख दूंगा 3r² by 4, और यहाँ हो जाएगा 4r² - r² divided by 4। 4 से 4 नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल होगा, यहाँ म्यू नॉट आए तो एज इट इज है ही, ये 2 पाई r नीचे आएगा, इस 2 पाई r में कुछ कैंसिल होगा क्या, नहीं, तो अल्टीमेटली तेरा आंसर है म्यू नॉट आई ये आंसर है तेरा, ठीक है। इज दैट क्लियर? यस सर। It's a complicated function. It's not a straight line, that's for sure. Something like this, 4r² - r² divided by r। ये जो टर्म है ये डिटरमाइन करिए, पहली टर्म आपको r दे रही है, दूसरी टर्म आपको 1/r दे रही है, तो इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, राइट। चलो लिख लो। डन। डन, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 हो गया। क्वेश्चन 8, what's the question? A particle of mass capital M and a positive charge q moving with a constant velocity. Okay, enters a region of uniform static magnetic field normal to xy plane. Okay, so basically ये xy प्लेन है अपना, इसके नॉर्मल प्लेन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाई कर रही है, जेड एक्सिस के अलावा चलेगा।
द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू l। यहाँ से यहाँ तक x इज इक्वल टू l तक आपकी पूरी मैग्नेटिक फील्ड भरी हुई है यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो पार्टिकल ने देखो पार्टिकल ने कहाँ से चलना शुरू किया, the region of magnetic, okay, so after passing through this region the particle emerges on the other side after 10 milliseconds, okay, 10 milliseconds के बाद, टाइम 10 मिलीसेकंड के बाद, और स्पीड कितनी 2√3 आई कैप प्लस जे कैप मीटर पर सेकंड के स्पीड से बाहर निकला। द करेक्ट स्टेटमेंट आर, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? बड़ा अच्छा सवाल लग रहा है। बताओ, समझ में आया क्वेश्चन आपको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो अगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में है तो इसको अगर मुझे 2D में बनाना है तो मैं दिखाऊंगा कैसे? ऐसा कुछ दिखा सकते हैं क्या? Okay, something like this, in the plane or outside the plane, whatever, like, okay, और ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है। सर एक मिनट, पहले मैग्नेटिक आउटसाइड फील्ड और कौन सी इनसाइड डायरेक्शन डिफाइन में, कैसे करेंगे? हाँ हाँ वही वो देखते हैं, हाँ वही देखते हैं, वो इम्पोर्टेंट है अपने लिए, क्योंकि वो नहीं लेंगे तो उल्टा हो जाएगा ना काम। क्या दिया है उसने? एंटर द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू XY प्लेन। अरे यार ये तो कहीं पे भी हो सकती है। हम कैसे फाइनल decide वेलोसिटी से मतलब बता सकते हैं क्योंकि जजमेंट लगा सकते हैं, हाँ हाँ, क्योंकि क्योंकि दोनों पॉजिटिव यहाँ है अपन ये मान रहे कंपोनेंट्स हैं ना ऑफ कि वेलोसिटी। यहाँ एंटर कर रहा है और आई कैप में चल रहा था, आई कैप में चल रहा था, और अगर दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव है तो डेफिनेटली ऊपर जा रहा है, और ऊपर जाना कब पॉसिबल होता है? जब v क्रॉस बी अंदर है, बराबर है, फिर अंदर होगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है बेटा, क्योंकि वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव होना मतलब ये पार्टिकल ऊपर जाना, और ऊपर जाना यहाँ से ऐसे निकलना, राइट? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, सर सो लेट्स से यहाँ, हाँ बोलो बेटा। सर यहाँ पर मतलब लाइक अंदर भी नहीं हो सकता, बाहर भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी हम एक्स वेलोसिटी देखें, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, उसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब एक्स के डायरेक्शन तो क्या में हो? कुछ फोर्स लगना चाहिए जिसकी वजह से उसका कम हो रहा है। तो वो अगर सिर्फ नहीं, सुनो बाहर की तरफ होगा तो सुनो, उसको अपोज किस करेगा वो? नहीं देखो, पहली बात तो जो तुम्हारा फोर्स है ना, वो फोर्स खाली एक नहीं, फोर्स कंटिन्यूस डायरेक्शन अपनी चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, सर्कुलर मोशन होगा ना, परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, राइट? अच्छा तो हाँ पहली ओके। बात तो तुम्हारे दिमाग से ये चीज हटा दो कि दो डायरेक्शन में फोर्स तो भाई कंटिन्यू अपनी डायरेक्शन को ही चेंज करते जा रहा है। मतलब जब तुम यहाँ हो फोर्स की डायरेक्शन ये है, जब तुम यहाँ हो फोर्स की डायरेक्शन ये है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, हम वेलोसिटी को देखें, यहाँ पे 4 आई कैप है, और यहाँ पे निकलते समय उसने वेलोसिटी दी है 2√3 प्लस 2 जे कैप। सो इस डायरेक्शन की और इस डायरेक्शन की वेलोसिटी हमें पता है। और क्या डेटा गिवन दिया है उसने? 10 मिलीसेकंड का टाइम। अच्छा एक बात बताओ, मैग्नेटिक टाइम दिया है तो टाइम को हमें रिलेट करना चाहिए। ओके, टाइम को रिलेट करना चाहिए, तो टाइम से हम क्या निकालना चाहिए बताओ? टाइम को कैसे यूज करें हम? सो टाइम मतलब वो आर्क लेंथ को यूज करेंगे ना, कितना वो पाथ फॉलो करेगा। इफ वी टेक सम डिफ्लेक्शन एंगल, जब वो बाहर निकलेगा जो हमें मिल जाएगा, क्योंकि हमें वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स पता है, तो देन दिस ट्रिग्नोमेट्री से जो डिफ्लेक्शन एंगल है दैट वुड बी द एंगल मेड बाय द y एक्सिस बाय द रेडियस। डिफ्लेक्शन एंगल इज √3 1/√3, so tan थीटा इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 2/√3। तो डिफ्लेक्शन एंगल तो हमने निकाल लिया, 30 डिग्री दिख रहा है मुझे, ठीक है, ये तो परफेक्ट है। ये 30 होगा, ये 90 होगा, ये 60 होगा, तो ये 30 होगा, चलो ये भी निकल गया मेरा 30। ये मेरा सर रेडियस वेक्टर होगा, हाँ, हाँ सर, ये और भी हमें मेरा लेंथ रेडियस भी वेक्टर। पता है तो साइन कंपोनेंट निकाल सकते हैं, लेंथ लेंथ ऑफ मुझे ये पता द है, ये मैग्नेटिक करेक्ट, फील्ड। हाँ करेक्ट, ये लेंथ मुझे पता है, ये मुझे आर पता है रेडियस। तो साइन 30 इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा
अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होती है जो कि L/R के बराबर हो जाती है और यहाँ से L की वैल्यू R/2 हो जाती है। ठीक है, L की वैल्यू निकल गई। R थीटा से आर्क लेंथ बोल सकते हो, लेकिन मुझे एक बात बताओ, टाइम को फिर से कैसे रिलेट करेंगे? टाइम को कैसे बोला तुमने? टाइम तो मुझे 10 तो मिली हमारा सेकंड स्पीड तो हाँ मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड चेंज नहीं होगा ना, तो हम S इज इक्वल्स टू आर थीटा तो यूज ही कर सकते हैं ना, इवन दो अगर हमारा डायरेक्शन चेंज हुआ वेलोसिटी का, बट उसका यहाँ मैग्नीट्यूड पे तो तो सेम रहेगा ना। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? मैग्नीट्यूड कितना है बोलो? हाँ, या मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट ही रहना चाहिए, बराबर है, क्योंकि यस मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली उसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करती, उसकी डायरेक्शन को चेंज करती है। दैट्स कंप्लीटली ट्रू। तो पाथ लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड मेरी कंटिन्यूअसली 4 रहनी चाहिए और टाइम मुझे 10 मिली सेकंड दिया, तो 10 × 10⁻3। थीटा का वैल्यू रेडियन में रखना पड़ेगा, थीटा π/6 होगा। हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में? हमें पूछा है बहुत सारी चीजें पूछी है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग विच डायरेक्शन? ओके, तो ये हमने डिराइव कर लिया, ये बी डायरेक्शन होगी, तो ए रॉन्ग होगा, बी करेक्ट होगा। सर और हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो फिर ये हम सर्कुलर मोशन का इक्वेशन यूज करेंगे, क्योंकि जो आर्क वुड बी या फॉलोड एज अ सर्कल। हमें क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे हम? सर्कुलर मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम mv²/r का इक्वेशन यूज कर सकते हैं। यप, करेक्ट। सर्कल में घूम रहा है तो mv²/r इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इज q × v × b, qvb सिंपली, राइट। यहां से मिल जाएगा क्या हमें? देखो ये m क्या दिया है उसने, पाई m में m क्या दिया है, देखना जरा, पाई m में m क्या दिया है? So mass of particle. मास ऑफ पार्टिकल है। सर हमने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो नेगेटिव जेड पे लिया है, तो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट ना। सॉरी, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव नेगेटिव, यप नेगेटिव साइड, ए वुड बी करेक्ट, बी वुड बी रॉन्ग, सॉरी माय बैड। ये सी और डी में मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में मैं यहां से गया तो वी वी कैंसिल हो जाएगा और बी का वैल्यू होगा मेरा mv/q/r। सर और ठीक है, हम टाइम r पीरियड का मेरा इक्वेशन यूज निकल रहा है, करेंगे टू सब्स्टिट्यूट वी। हाँ उससे r निकल रहा है, टू सब्स्टिट्यूट अच्छा नहीं, वी भी मालूम है, राइट राइट, सॉरी। v तो मालूम है, m ठीक है गिवन है, और चार्ज को क्या लेंगे? चार्ज को q ही रखेंगे, तो खत्म हो गया, राइट। देख लेते हैं एक बार, m × v का वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय चार्ज का वैल्यू q रखना है एज इट इज, और रेडियस का वैल्यू यहां से निकलेगा जो कि 24 × 10⁻² डिवाइडेड बाय पाई टाइप का कुछ आएगा। और ठीक है, तो पाई ऊपर चाहिए, 100/6 तो 50/3, 50 m पाई, ऐसा कुछ है क्या? ऑप्शन सी दिख रहा है, देखो एक बार करेक्ट है कि नहीं, चेक करो। वॉज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नॉट टफ बट इंटरेस्टिंग। यस सर, ए एंड सी है। दिया ना, चलो बढ़िया। Uh, Yeah, tell me. so like what if the final magnitude of velocity was not equal to 4? Why? What? What if the final magnitude of velocity, like we consider the speed to be constant because the final magnitude is also 4, right? No. See, the thing is that the logic is that in the magnetic field, when the charged particle is doing a circular motion, the magnitude of velocity never changes. It remains the same. And that's why it's uniform circular motion. That logic we use better. Oh, okay. ठीक है?
डन सर। डन बेटा, ओके लेट्स गो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमने क्वेश्चन 8 कर लिया है, अब 9th पे अपन चलते हैं। ओके, 9 में दिया स्टेडी करंट आई फ्लोज अलोंग इनफाइनाइटली लॉन्ग hollow cylindrical conductor of radius r. Okay, this cylinder is placed coaxially inside an infinite solenoid of radius 2r. Okay, ठीक है। Okay, the solenoid has n turns per unit length, n turns per unit length है, चलेगा, and carries a current I. Consider a point P at a distance r from the common axis. The correct statement is, tell me guys. कैसे करेंगे क्वेश्चन को? आपको पहली बात तो डायग्राम समझ में आ रही है कैसी होगी? सोलेनॉइड बना लेते पहले तो। सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बता सकता है कोई? व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला फॉर mu सोलेनॉइड? naught small n and I. नो, इट्स म्यू नॉट ni by 2 cos theta 2 minus cos theta 1. Do you know this? Yes, sir. Everybody know this, right? Sir. Okay, so ये एक्चुअल फॉर्मूला है। इनफाइनाइट सोलेनॉइड के लिए आप म्यू नॉट ni बोलो, बिल्कुल चलेगा। What is the magnetic field at the end of infinite solenoid? इसको हम और हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। Magnetic field at the end of solenoid is mu naught ni by 2. That's it, right? चलो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? ये क्वेश्चन हमें कहता है कि भाई एक सिलेंडर लगाया हुआ है, स्टेडी करंट आप फ्लोज कर रहा है सोलेनॉइड की वायर से, लॉन्ग हॉलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस, सॉरी इसका रेडियस आर है। बाय द वे, क्वेश्चन की डायग्राम थोड़ी क्लियर हो जाए तो क्वेश्चन समझ पाएंगे अपन। प्लीज गो एक्चुअली इनसाइड इनफाइनाइट सोलेनॉइड ऑफ रेडियस 2r, लेकिन सोलेनॉइड का वायर 2r रेडियस, मतलब ये ऐसे थोड़ा, यू नो, ये सोलेनॉइड का वायर है और सोलेनॉइड इनफाइनाइट है, ठीक है। सोलेनॉइड के टर्न्स दिए उसने n टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और कॉमन एक्सिस से r डिस्टेंस दूरी पे कोई एक पॉइंट ले लो बोलता है। In the region 0 to capital R, 0 to capital R के बीच में मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन जीरो। बताओ, 0 टू कैपिटल R के बीच में मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो होगी क्या? यस सर। सो उसमें सिर्फ वो बड़ा सोलेनॉइड है उसके वजह से क्रिएट होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये जो हॉलो जो है उसके वजह से नहीं होगा। एक्चुअली उसके वजह से करेक्ट, बट अगर ये सॉलिड है तो इसकी वजह से होगा, अगर ये हॉलो है तो नहीं होगा। हाँ, यस, ठीक है। सो लेकिन सोलेनॉइड का तो ऑलवेज इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, और उसके वजह से ए ऑप्शन को मैं तो सही बोल ही सकता हूँ, राइट? यस सर। अब बताओ, जब रेडियस r से बढ़ के 2r के बीच में होगी तो क्या होगा? सेम, राइट? Even if you go outside this cylinder, will there be any zero magnetic field like that thing? नो सर। No, there will be a magnetic field. So हमारा ऑप्शन, मतलब जो B दिया है, R से 2R के मैग्नेटिक along the common axis, अच्छा डायरेक्शन पूछता है ये। In the region R से 2R, the magnetic field is along the common axis. तो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड देखो, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ऐसी इस डायरेक्शन में, और जब तुम बाहर निकलते हो तो सिलेंडर की मैग्नेटिक फील्ड किधर रहेगी बेटा? अगर So, मेरे पास ये सिलेंडर है बार मैग्नेट जैसे काइंड ऑफ, और ये इधर एक पॉइंट है किसी डिस्टेंस पे, और करंट लेट से ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी, राइट? यस, पर अलोंग द एक्सिस तो नहीं होगी डेफिनेटली, राइट?
यस सर। तो बताओ इसका आंसर होना चाहिए क्या बी ऑप्शन? नो सर। सर मुझे एक डाउट है। सर बोलो बेटा। यहाँ तो हमने इनफाइनाइट सोलेनॉइड ऐसे कंसिडर किया है क्या? हाँ उसने बोला है ना क्वेश्चन में। ओ ओके सॉरी सर। क्वेश्चन में बोला है देखो स्टडी इनफाइनाइट सोलेनॉइड ऑफ रेडियस 2r। तो गाइज यहाँ पे दिक्कत क्या होगी पता है? सोलेनॉइड का इधर है और जो तुम्हारा सिलेंडर है उसका सिलेंडर का अगर मैं करंट इधर मानता हूँ तो ये हो जाएगा ऊपर की तरफ और इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं और होगा, राइट? इज दैट क्लियर टू अदर स्टूडेंट्स Yes. आल्सो? बी Yes, sir, ऑप्शन clear. रॉन्ग है बोल के समझ में आया? Sir. चलो, इन द रीजन बिटवीन r and 2r the magnetic field is tangential to the circle of radius r। ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है? समझे नहीं समझे? इसमें तो कोई लॉजिक नहीं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर इस तरफ और हर जगह डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है? तो इसके वजह से अलग ही कोई डायरेक्शन आएगा निकल के। अच्छा, सोलेनॉइड के बाहर जाता हूँ तो सोलेनॉइड की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड आएगी क्या? Yes, sir. सोलेनॉइड के आउटसाइड पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी नहीं होती है होगा। भाई? नहीं होगा। जीरो होता है। सोलेनॉइड की वजह से नहीं होता, लेकिन क्या सिलेंडर की वजह से होगा क्या? Yes, sir. यस सर। तो इसका मतलब डी ऑप्शन सही है। सिलेंडर की वजह से होगा, सोलेनॉइड की वजह से नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन लाइक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था ऑलमोस्ट, ठीक है? चल नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर टेल मी बेटा। सर जो आपने फॉर्मूला लिखा है बॉक्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का, वो जो थीटा जो है वो लाइक कहाँ से फॉर सोलेनॉइड मेजर के करना है, अंदर की? हाँ बताता हूँ। ओके ये सोलेनॉइड है लेट्स से तुम्हारा, ठीक है? फाइनाइट सोलेनॉइड है और ये पॉइंट पी है। यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू सोलेनॉइड। तो आपको थीटा 1 लेना है इस एक्सिस से ये वाला एंगल, और आपको थीटा 2 लेना है इस एक्सिस से इस एंड का एंगल। समझे बेटा? ओके सर गॉट इट? चलो, सर बाहर तो नहीं होगा ना, बाहर तो जीरो तो भी कंसिडर करेंगे। बाहर अगर फाइनाइट सिलेंडर है तो बाहर हर जगह जीरो नहीं होगा, इनफाइनाइट के लिए बाहर जीरो होगा। तो उसको कैसे निकालेंगे हम लोग? क्या नॉर्मली उससे कंडक्टर के हिसाब से लेंगे क्या, सिलिंड्रिकल कंडक्टर? बाहर मतलब ऊपर और नीचे देखने के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ, और अगर यहाँ कहीं देखना अच्छा है उससे ऊपर नीचे देखने के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करूंगा, और इस लाइन पे कहीं देखना है अंदर वाली तो यही लॉ यूज करूंगा। ओके सर। ये फर्स्ट एंगल और ये सेकंड एंगल। इज दैट क्लियर? हाँ सर क्लियर। चलो अगला सवाल करें डिस्कस। सर आपके यहाँ पे टेम्परेचर 2 डिग्री है? फिलहाल टेम्परेचर लेट मी टेल यू। सर 2 डिग्री है आपका टेम्परेचर शायद, और आज आपकी रात में आपको थोड़ा शावर्स स्नो और आने स्नो। वाला। हाँ स्नो का प्रेडिक्शन था, मतलब पहला स्नो है जबकि ये, मतलब वो बोल रहे थे कि संडे को स्नो होगा बोल के। एंड फिलहाल टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। 433 के जैसा कुछ, 43 के जैसा। लोवेस्ट 2 जा चुका है पर अभी 4 दिखा रहा है फिलहाल। लेकिन यू नो यहाँ पे घर में समझ में नहीं आता ना, लाइक आज कैंपस में लाइक तुम्हारे क्लास के पहले मैं एक इवेंट अटेंड करके आया कैंपस में जाके। थोड़ा दिवाली का पार्टी था, फ्री फूड मिल रहा था तो जाके आया। खाना बनाने में बहुत आलस आता है, सो इट वाज वेरी गुड इवेंट एंड दे कॉल्ड पंडित जी। हाँ आप बनाते हो उधर खाना? तो बनाना पड़ता है भाई, इधर कुछ बाई हुई नहीं होती काम वाली, इधर बाई हुई का कोई प्रोसेस ही नहीं है। मुंबई में जब मैं रहता था तब टेंशन नहीं था। लाइक कुछ दिन तो मेरी आई मेरे साथ थी, कुछ दिन मेरी अज्जी थी मेरे साथ,
और बाकी टाइम पे हमने मतलब बाई लगवाई थी काफी बार तो, पर यहाँ पे यहाँ पे खुद से बनाना पड़ता है यार, वही तो दिक्कत है। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, एनीवेज यू गाइस आर अप्लाइंग टू एनी फॉरेन यूनिवर्सिटीज फॉर योर अंडरग्रेड? अभी तो MIT, Not yet. स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड में अप्लाई करना चाहिए एक्चुअली। लाइक IIT तो अच्छी है ही, IIT मिलता है तो आई वुड से कि स्टैनफोर्ड मिला तो भी मत जाओ, IIT में बीटेक करो, क्योंकि जितना IIT में सीखोगे उतना शायद बाहर नहीं सीखोगे। यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम अलग है जैसा मैं देखता हूँ। हाँ, मास्टर्स के लिए डेफिनेटली यूनाइटेड स्टेट्स इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू स्टडी, पर अंडरग्रेड के लिए IIT नहीं मिले, कोई बैकअप के लिए अच्छा ऑप्शन हार्वर्ड स्टैनफोर्ड हो सकता है। MIT, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, MIT सर बट उसके लिए एससीटी और एसीटीज देना पड़ेगा ना? देनी पड़ेगी, करेक्ट, सैट देनी पड़ेगी। और एक AP एग्जाम होती है ना, सब्जेक्ट AP होती है ना, AP नाम है ना उसका, वो भी देनी पड़ेगी शायद। Subject. बट इट इज इजी लिटरली। एक मेरी स्टूडेंट कर रही है अप्लाई, और उसने इनफैक्ट मैंने उसको कहा था कि यहाँ पे भी अप्लाई करना, सो शी इज आल्सो अप्लाइंग हियर आल्सो, सेम यूनिवर्सिटी, इट्स गुड यूनिवर्सिटी। माय डिपार्टमेंट इज वर्ल्ड फेमस यहाँ पे, बट लाइक कंप्यूटर का वर्ल्ड फेमस नहीं है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में 35 कुछ रैंकिंग आती है उसकी, 35 समथिंग। सो ओके, एनीवेज, सो घर में ठंड का पता नहीं चलता, सबसे अच्छी बात। कंटिन्यू यहाँ पे हीटर चलते हैं, बाहर निकलने के बाद पूरी बैंड बज जाती है। लेकिन खैर 10th क्वेश्चन पे चलते हैं, बड़ा लंबा क्वेश्चन है। टू पैरेलल वायर्स इन द प्लेन ऑफ द पेपर आर x नॉट डिस्टेंस अपार्ट। मुझे लगता है, अच्छा तुमने ये पैरेलल वायर आता है तो मुझे एक कंसेप्ट याद आता है। कभी तुमने ये देखा कि अपनी इलेक्ट्रिक लाइंस होती है तो तुमने ऐसे ऐसे देखा उसके बीच में ये अटैचमेंट देखी ऐसी? बच्चों, देखा क्या किसी ने? हाँ सर दो देखा है। लाइन के, दो वायर के बीच में ऐसा रहता है, पता है क्यों रहता है, क्या है लॉजिक? नहीं सर वो नहीं पता। सो अट्रैक्शन ये करने के लिए। वेरी गुड अक्षय, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही। ये दोनों वायर में करंट जाएगा ना, तो ये दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, और खींचेंगे तो वाट लग जाएगी, ठीक है। सो उनको बचाने के लिए यहाँ पे ऐसे ही इंसुलेटेड वायर से इसको ऐसे कनेक्ट किया जाता है टू मेंटेन द गैप। That's the reason. Okay, anyways, I don't know this question is related to this or not, but I just wanted to tell you this. Okay, so let's discuss the question. The question says that two parallel wires in the same plane of paper are x naught distance apart. A point charge is moving with the speed u between the wires. Okay, a point charge, let me read it again, moving with the speed u between the wires in the same plane at a distance x1 from one wire. चलेगा। When the wires carry current I in the same directions, the radius of curvature of the path of the point charge is R1. Radius of curvature of the path, गोल घूम रहा है क्या? Okay. In contrast, if the current in the wire has the opposite directions, the radius of the curvature of the path is R2. X0 by X1 is given as 3. That means X0 is equal to 3 times of X1. Perfect. X0 is equal to 3 times of X1 is given to you. Value of radius 1 and 2. R1 and R2, where R1 and R2 were? Okay, so curvature, radius of curvature में relation पूछा आपको. Perfectly fine. Just give me a minute to think about it. So, अगर मेरा चार्ज पार्टिकल इधर है और चार्ज पार्टिकल इस प्लेन में जाएगा मैग्नेटिक, ओह परफेक्ट। देखो क्वेश्चन का आइडिया तो मुझे आ गया है। देखो आपको ये पता है कि इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा बाय द वे इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए ना मैं एक रूल यूज करता हूँ, पाम रूल। पता नहीं तुम लोग को पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो नई चीज बताता हूँ। आपको पाम रूल पता है क्या? देखो ये करंट इधर जा रहा है, तो करंट को आप थंब के अक्रॉस ले लो, फिंगर को उस तरफ पॉइंट करो जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। आपको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए थी, इधर पॉइंट आउट किया, तो पाम बताओ किधर है? पाम किधर है आपका?
पाम किधर पॉइंट कर रहा है बेटा? inside. बोलो Inside the tube. इनसाइड, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके लिए क्या होगा बताओ? अपसाइड, राइट? पाम रूल Yes, sir. समझ में आया? पाम रूल। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड पहली केस में क्या होगी? फर्स्ट केस में नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट, इनफाइनाइट वायर है, फॉर्मूला क्या लगेगा बोलो? सॉरी, Mu naught I upon 2 pi d. यस परफेक्ट, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। क्या कर रहा हूँ म्यू नॉट को? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, डी का वैल्यू x1 का वैल्यू उसने कितना दिया? x नॉट बाई 3 माइनस म्यू नॉट आई बाई 2 पाई 2x नॉट बाई 3 होगा बचा हुआ डिस्टेंस यहाँ से। ठीक है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो नीचे 4 पाई x नॉट बाई 3 आया कॉमन, और यहाँ 2 माइनस 1 1 बचा, 3 ऊपर गया, 3 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई x नॉट। ये आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, और इस नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, तो ये गोल घूमेगा और गोल घूमेगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर mv स्क्वायर बाय सॉरी mv अपॉन qb होगा। ओके, mv अपॉन qb आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। खैर मास तो सेम है, वेलोसिटी सेम है, q सेम है, बस बात आती है मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ r1 बाय r2 इज इक्वल टू b2 बाय b1। अब मुझे नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी टू गेट दी आंसर। करंट अपोजिट होने से क्या फायदा हुआ? करंट अपोजिट होने से कुछ नहीं, बस यहाँ पे जो 2 पाई डी था सर इसको 2 से, हाँ बोलो, यहाँ तो आपने एडिशन फर्स्ट करेंगे, हाँ स्टेप बोलो। में क्या किया वो समझा नहीं वहाँ पर, मैं वो माइनस करके वो टर्म्स कैसे आए मतलब? बेटा मैंने ना थोड़ा कैलकुलेशन के लिए यहाँ 2 और यहाँ 2 लिखा था, इन दोनों का एडिशन किया, फॉर्मूला है बेसिक म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, ओके हाँ अभी समझा। वो मैंने एडिशन करने के लिए ना एडजस्टमेंट कर ली थी, ओके ऐसा आएगा आंसर था, ठीक है। अब यहाँ ऐड करेंगे, तो यहाँ आएगा, ऐड करने के बाद यहाँ पे 2 में से -1 हो रहा था, तो 3, ओके, और 3 3 का 9 हो जाएगा ये। मैं डायरेक्ट सॉल्व करो बेटा, तुम लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो जब तुम लिख रहे हो नोटबुक में। ये आ रहा है मेरा 9, 9 का फैक्टर आ रहा है, ठीक है। तो मैं b2 बाई b1 को 3 है क्या आंसर देखना? Yes, sir. 3 है ना, चलो बढ़िया। तो एक बार ना अच्छे से खुद से सॉल्व कर लो ये क्वेश्चन, ओके। देखो कोई दिक्कत हो तो पूछो, कहीं समझ में नहीं आया तो पूछो मुझे। सर हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली कैसे R इज इक्वल टू mv बाई qb लगाएंगे? यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा ना, जब भी y से अभी अलग अलग डायरेक्शन में होगा ना तो वो। प्रोपोर्शनलिटी ली ना बेटा, r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b, सो r1 बाय r2 इज इक्वल टू b2 बाय b1। मास सेम है, चार्ज सेम है, वेलोसिटी सेम है, और चार्ज हमेशा परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक नहीं फील्ड सर को, तो गोल घूमेगा। वो गोल कैसे घूमेगा? लाइक मैग्नेटिक फील्ड ही तो अलग हो रहा है ना हर एक पॉइंट में, जब ये वो अरे move तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ना, गोल घूमना किस पे डिपेंड करता है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो और चार्ज पार्टिकल को उसके परपेंडिकुलर फेंक दो ना, तो गोल घूमना है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी तो रेडियस बदलेगी बस। गोल कब घूमना है तुम्हारे दिमाग में क्या है, कब गोल घूमता है बताओ? जब ये उसके ऊपर फोर्स परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी होगा, फोर्स उसके परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, मोशन के जब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फोर्स फील्ड लगेगा। परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगी, हाँ वो भी। और उससे अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर भागा, तो फोर्स डेफिनेटली वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा और वो गोल घूमेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आपको जाना परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, समझे? बस और जब ये वो थोड़ा सा लाइक डिस्प्लेस होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड दोनों का अलग अलग डायरेक्शन में थोड़ा एक्ट करने लगे, तो उससे वो मैग्नेटिक फील्ड हर एक जगह में वेरिएबल होगा ना। मतलब यू मीन टू से कि मैं सडनली वायर का करंट स्विच करता हूँ तो नहीं सडनली कुछ स्विच उसमें नहीं, चेंजेस लाइक आने एक चाहिए? ही, अगर मैं एक ही हाँ? डायरेक्शन में पकड़ रहा अभी के लिए, तो उसमें अगर जब भी मैं उसको रिवॉल्व कराऊंगा अराउंड सर्कल में, तो उसका हर एक जगह में मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा ना, क्योंकि
डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो हाँ डिस्टेंस भी चेंज अच्छा हो अच्छा रहा अच्छा है। अच्छा I know I got your point now. You mean to say कि जब ये थोड़ा सा डिस्प्लेस कर जाएगा, चलेगा सर्कल में, चलना सर्कल में चाहिए था, लेकिन ये अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस कर जाएगा तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी कांस्टेंट है, वो तो थोड़ी बदल गई क्योंकि उस वायर से डिस्टेंसेस बदल गए, ऐसे ही हाँ बोलना सर, चाहते हो? हाँ सर वो। तो देखो, तो एडवांस वाले लोग इतने समझदार होते हैं ना, इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए उन्होंने यूज किया वर्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज अ रेडियस ऑफ इंस्टेंटेनियस सर्कल फॉर्मिंग एट दैट प्लेस. It may change with the time. A cycle is moving on a curved path. We define radius of curvature. We don't define radius for his path, right? Because the radius is continuously changing, right? The instantaneous radius is called as radius of curvature. And that's why he used the word radius of curvature in the question. If you read, you'll realize that. अच्छा But I हाँ सर, got your, and that's good observation, beta. ओके सर, गॉट इट। You got it now? या सर, गॉट इट। That's the beauty of, JEE advanced questions. So ये confusion एक अच्छे बच्चे को होना ही चाहिए था. तो ये कंफ्यूजन होता है तो वो पहले से सोच के रखते कि ये कंफ्यूजन होगा. अगर उन्होंने बाय चांस उसका नहीं सोचा तो बाद में तुम क्वेश्चन रेज कर सकते हो और वो उसके बोनस दे देंगे तुमको. ओके सर यही क्वेश्चन में अगर ये भी कंडीशन रख सकते हैं ना कि मतलब वी कैन आल्सो फाइंड द टाइम व्हेन इट वुड एग्जिट द स्पेस बिटवीन द टू वायर्स ना, क्योंकि इफ एक वायर के क्लोजर है तो उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो as time goes on वो बढ़ते ही जाएगा ना, और दूसरे की वजह से कम ही होगा. तो आफ्टर अ पॉइंट इट वुड ऑलवेज एग्जिट दिस स्पेस ना ऑफ दिस टू ना वायर्स. ना ना एक मिनट नहीं मैं समझा नहीं तेरी पॉइंट को. क्योंकि अगर ये पार्टिकल का वेलोसिटी ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो V क्रॉस B को सबसे पहले मैं देखूंगा तो वो लेफ्ट की तरफ है, राइट? यस सर. V क्रॉस B लेफ्ट, तो सेंटर लेफ्ट की तरफ है. एक मिनट, मैं Yes, sir. सही बोल रहा हूँ. V क्रॉस B सेंटर लेफ्ट की तरफ है, और सेंटर अगर लेफ्ट की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी देर में बदल जाएगी जैसे वो इधर चला जाता है. तो तू क्या कहना चाहता है, अब बोलना फिर से. सर मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे ये हमारा मोशन स्टार्ट होता जाएगा, ये हमारा जो x1 डिस्टेंस दिया है दैट वुड कीप ऑन डिक्रीजिंग ना डिक्रीज, फ्रॉम द फर्स्ट वायर. करेक्ट तो मतलब करेक्ट. उसके वजह तो से जो फर्स्ट वायर के वजह से का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट वुड कीप ऑन बढ़ता इंक्रीजिंग जाएगा. एंड सेकेंड के वजह से इट वुड कीप ऑन डिक्रीजिंग. तो मतलब करेक्ट. इवेंचुअली इन बोथ द केसेस आवर पार्टिकल वुड एग्जिट दिस स्पेस ना, ये जो स्पेस बिटवीन दिस टू वायर्स ऐसा. इट विल कोलाइड विद द वायर, नो? अच्छा हाँ मतलब वो हाँ राइट. सो इमेजिन करते हैं कि वो वायर 1 के क्लोज पहुंच गया तो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो गई, तो उस पे लगने वाला फोर्स बहुत ज्यादा हो गया. और अगर फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फोर्स की डायरेक्शन की तरफ, या कोलिजन ही होगा आई गेस. हाँ नहीं, इससे या ज्यादा फिर कुछ नहीं हो सकता. सो या फिर क्यों हाँ, और कोलिजन हो सकता है, या फिर इवेंचुअली हमारा ये जो चार्ज पार्टिकल है दैट वुड फॉलो हेलिकल पाथ अराउंड दिस वन फर्स्ट वायर ना, क्योंकि उसको मतलब एक हेलिकल टुवर्ड्स कैसे? हेलिकल कैसे? टुवर्ड्स द वायर उसको मैग्नेटिक फील्ड लगता ही जाएगा क्योंकि वो परपेंडिकुलर है हमेशा, और उसको हमने इनिशियल वेलोसिटी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब अपवर्ड दिया ही है ना, तो मतलब दो प्लेन्स में हमारा वेलोसिटी चेंज होता रहेगा ना, तो मतलब वो फॉरवर्ड भी जाएगा और सर्कल भी करता रहेगा. नहीं, मैं समझ नहीं पाया. रिपीट करोगे थोड़ा शॉर्ट में? सर मैं क्या पूछ रहा था कि मतलब जब ये हम बोल रहे थे कि कोलिजन होगा मतलब पार्टिकल का विद वायर 1, इंस्टेड ऑफ कोलिजन ये होगा ना, मतलब when the particle would come so close to the wire कि उसका जो magnetic field acting on the particle would be very greater
than the magnetic field due to the second wire, जिसके वजह से हमारा ये जो Correct. magnetic ये जो particle है that would be rotating in circle around the first wire only, but at the same time उसको हमने initially तो upward direction में velocity दिया ही है ना, तो वो velocity से वो आगे भी जाता रहेगा ना, तो वो eventually the path followed would be a helical path ना. हम्म हम्म, एक मिनट में सोच नहीं पा रहा हूँ अगर ये नजदीक चला गया हम्म, तो क्या होगा let me just think about it because if you're saying something I should understand कि what exactly will happen. Let's say ये चार्ज पार्टिकल भागता 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 यहाँ पहुंच गया ओके और यहाँ पे इसके ऊपर लगने वाला मतलब इसकी फील्ड को तो मैं भूल ही गया बस इसकी फील्ड लग रही है अब जब मैं यहाँ हूँ इसकी फील्ड अंदर की तरफ है और इसकी वेलोसिटी रैंडम है रैंडम मतलब इट्स लाइक समवेयर लेट्स से यहाँ से निकला था ना ये Yes, ऐसे गया राइट तो मैं यहाँ टेंजेंट बनाता हूँ कुछ लेट्स से टेंजेंट बनाया ये मैग्नेटिक फील्ड है ये वी है तो फोर्स जो लगेगा वो क्यू इंटू वी क्रॉस बी लगेगा वी क्रॉस बी का वैल्यू कैसा है वी क्रॉस बी समवेयर हियर इन दिस डायरेक्शन तो हिट ही करेगा ना हेलिकल कैसे है मतलब अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तू ऐसा कैसे करेगा कि पीछे से जाके ऐसा ऐसा करेगा क्यों नहीं करेगा ऐसा हेलिकल कैसे होगा ना हाँ राइट समझा. सर हाँ अगर वो प्लेन के थोड़ा ऊपर या नीचे होगा तभी वो लोग कोलाइड नहीं करेंगे तो उसके बाद तो हेलिकल होने तब लगेगा. हो सकता है तब हो सकता है अगर वो वायर बीच में नहीं आएगा तो तब हो सकता है खैर लेकिन चलो अच्छा है डिस्कशन तो किया हमने कुछ आगे बढ़ते हैं और अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर ओके आवर टाइम इज वेरी लेस लेट्स गो अहेड गाइस and discuss the question number 11th and 12th of paragraph okay the figure shows a circular loop of radius uh, a with the two long parallel wires chalega question number 11th and 12th पैराग्राफ क्वेश्चन है फटाफट निपटाते हैं इसको carrying current I the distance of the loop and the wire are carrying a current I loop and the wire is carrying a current I both of them काउंटर क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज नहीं है काउंटर क्लॉकवाइज है ओके ओके तो आपको बताना है कि व्हेन d इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू a जब d अप्रोक्सीमेटली a के बराबर हो जाता है तो क्या होता है when d is approximately equals to a but wires are not touching the loop wires are not touching the loop d is approximately equals to a wire not touching the loop okay magnetic field on the axis of the loop is zero at h above the top at the h above the sorry at height h above the loop okay fine loop के ऊपर h आना है perfect ठीक है loop के ऊपर h आना है एक मिनट सोचने दो guys let me think about the question and then we'll discuss क्वेश्चन समझा नहीं रीड करता हूँ वैसे
हो गया। इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, पर मुझे लगता है कि इस तरीके से शायद प्रोसीड करोगे आप। सॉरी, देखो, अब ये कहना चाहते हैं कि जब डी बहुत ही छोटा है, डी अगर बहुत छोटा होगा तो सिंपल सी बात है, ये दोनों ऐसे चिपके हुए लगेंगे, जबकि उसने कहा है, मानो मत कि वो चिपके हुए हैं। और इस एक्सिस से ऊपर जाओ, ऊपर जाओ बोले तो ये एक्सिस है, यहाँ से लेट से कितना ऊपर जाओ बोला उसने क्वेश्चन में, h अबो द टॉप, ये डिस्टेंस h है। h की वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज उसने दी और उसके हिसाब से वो क्वेश्चन पूछता है। तो h अबो जाऊंगा तो इस लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मैं लगाऊंगा वो लगाऊंगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये सबको पता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला लगा के इस लूप की वजह से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। यहाँ पे x को लेना है h के बराबर, राइट, इस इक्वेशन में। तो लूप की मैग्नेटिक फील्ड निकली। अब लूप की मैग्नेटिक फील्ड निकली तो इस वायर से कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है कितना, ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है a। आप हाइट पे कितने गए h, तो वायर से डिस्टेंस होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का अंडर रूट। इस डिस्टेंस दूरी पे आप हो वायर से, तो वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट वायर है 2 पाई d। d का वैल्यू आपका अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आएगा। बोलो क्लियर कि नहीं? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक वायर का इतना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ये क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब ना झोल का होने वाला पता है? ये क्वेश्चन अच्छा क्यों है? क्वेश्चन इजी है लेकिन अच्छा क्यों है? बिकॉज डायरेक्शन में बच्चे झोल करते हैं यूजुअली। अगर मैं एच हाइट पे गया तो सबसे पहले तो मुझे डायरेक्शन डिटरमाइन करनी चाहिए, तो मैं पाम रूल लगाता हूँ। मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता लेकिन पाम रूल अगर मैं लगाऊं तो मेरी डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो जाएगी इस पॉइंट के परपेंडिकुलर। सो कैसी होगी समथिंग लाइक, अगर मेरी इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है तो उसकी हो जाएगी समवेयर परपेंडिकुलर। लेट मी इमेजिन वंस अगेन, ये मेरे वायर है और इस पॉइंट पे चाहिए, और करंट कैसे जा रहा है मेरा, सॉरी, करंट जा रहा है कुछ ऐसा ऊपर और मुझे वहां चाहिए। सो ऐसे आएगी क्या गाइस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? देख लो, Yes, sir. डायरेक्शन देख लो, लूप की ऐसी और इसकी ऐसी आती हुई दिख रही है मुझे, एक वायर की। दूसरे वायर की कैसी आएगी? ऐसे towards us. ऐसे, राइट? Yes, sir. चलो, तो आपको ये पता है यहां से निकलने वाला है, आपको ये पता है, आपको ये भी पता है। अब आपको ये एंगल भी निकालना पड़ेगा, ठीक है? ये एंगल आप निकाल लेना और उसके बाद आप रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेना। खुद से कर सकते हो आगे का कहानी। Yes, sir. ओके, सो उसने कहा है कि ऑप्शंस में करंट इन वायर 1 एंड वायर 2, इनफैक्ट सब डिफरेंट ऑप्शन में चेक करना है। बाप रे, काफी कैलकुलेटिव है क्वेश्चन। कंसेप्ट समझा क्या सबने? सबको कंसेप्ट समझ में आया? बच्चों बताओ बेटा, Yes, sir. समझा Yes, क्या? sir. Yes, कुछ sir. दिक्कत हो तो बता। हाँ, कंसिडर डी इज फार ग्रेटर देन ए, बहुत दूर है वायर, ओके, चलेगा। एंड द लूप इज रोटेटेड अबाउट इज, ओ बाप रे, रोटेट भी करवा दिया। A loop is rotated about its diameter parallel to the wire by 30 degree from the position shown in the figure. If the current in the wire in the opposite directions, the torque on the loop in its new position will be. कैसे निकालोगे भाई? कौन सा बेसिक यूज करना है आपको, बताओ? So What's the M basic cross behind B. this question? M cross B. M क्रॉस B, टॉर्क निकालने के लिए M क्रॉस B यूज कर सकते हो आप। और क्या कर सकते हो? M क्रॉस B से आ जाएगा ये, यप, आई थिंक सो, या। सो टॉर्क इज इक्वल टू M क्रॉस B करेंगे और M के बदले क्या लिखेंगे? करंट इंटू एरिया। Yes, sir. और मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? दो वायर है, निकाल लो कैसे निकालनी है। तो म्यू नॉट आई बाय 2r होगा ना दो वायर का, सॉरी नॉट 2r, 2 पाई d, करेक्ट। दो वायर है तो मल्टीप्लाइड बाय 2 करो और इसको सिंप्लीफाई करो, राइट? हाँ, yes, sir. इज दैट क्लियर? इससे आ जाएगा शायद, ये थोड़ा आसान है।
Okay, so this was your question number 12. तो होप गाइस कि आप ये समझ पाए दोनों क्वेश्चंस। इसके बाद के क्वेश्चंस में एकदम बहुत सिंपल ज्योमेट्री से आपको इसको सॉल्व करना है। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होंगे, लेकिन जो भी क्वेश्चंस बचे हैं आई वुड लाइक टू एड्रेस डिस्कस देम इन द नेक्स्ट सेशन इफ यू वांट मी टू डिस्कस देम। नेक्स्ट सेशन इज ईएमआई एंड एसी, राइट? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो नेक्स्ट में मुझे लगता है ईएमआई एसी थोड़ा जल्दी हो सकता है, तो सर, शायद अपन AC ये तो क्वेश्चंस ज्यादा भी होएगा बचे भी हुए। नहीं। हाँ AC का ज्यादा कुछ होगा भी नहीं। पता नहीं है ज्यादा ही। हाँ, तुम लोगों ने कर लिया ना डिस्कस ईएमआई एसी ऑलरेडी? नहीं, बट AC का मतलब इतना कुछ होता नहीं। हाँ, एसी का होता नहीं है, तो मुझे लगता है अगले सेशन में हमारे पास टाइम बचेगा, तो तब अपन ये मैग्नेटिज्म के अच्छे सवाल है तो ये कर सकते हैं फिर से, अगर तुम्हें चाहिए तो। इट्स योर विश। Yes, sir. और इसके अलावा भी अपन बाद में भी मैंने तो कहा ही है कि बाद में जब सब ये पहला रिवीजन हो जाता है तो सेकंड रिवीजन में थोड़े और अच्छे सवाल करेंगे अपन। ठीक है बेटा, चलो। Okay. तो आपको ये चाहिए नोट्स कि लिख लिया है सब आपने? नोट्स भेजने हैं क्या आपको? सर रिकॉर्डिंग है मतलब। हाँ सर, हम्म, रिकॉर्डिंग देख लेंगे। हाँ, अगर कुछ सॉल्यूशन अगर देखना है तो रिकॉर्डिंग देख लेना, मतलब मैं सेव नहीं करता हूँ फिर, नहीं क्या? ठीक है फिर, चलो बेटा, ख्याल रखो अपना, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय, टेक केयर, Bye sir, good night. Bye, sir. Thank you, sir. गुड नाइट, गुड नाइट। या Bye, sir. Thank you, sir. गॉड, ओके बेटा, बाय।